अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर रहे होंगे तुर्की और शाम की, जहां आप जानते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी कुदरती आफत का वहां के आवाम को सामना है। 6 फरवरी को दोनों मुल्कों में शदीद तरीन ज़लज़ला आया था और उसके बाद से अब तक 17,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, ज़ेरे इलाज हैं। नाज़रीन, इस ज़लज़ले से जहाँ दुनिया भर में इत्तेहाद का मुतालबा और इमदादी कोशिशों की हिदायत जारी की जा रही हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि अफवाहों का एक बाज़ार भी गर्म है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की और शाम में आने वाला ज़लज़ला कुदरती आफत नहीं है, बल्कि अमरीकी खुफिया टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये हार्प है क्या। ये हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम है, जिसका क़याम 1993 यानी 1993 में अमेरिका में किया गया था। अलास्का में आपको बताऊं कि इस तहकीक के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो पैदा की जाती हैं और मसनूई मौसमी तब्दीलियों पर तजुर्बात किए जाते हैं। साइंसी माहिरीन के मुताबिक इनका मकसद बढ़ती माहौलियाती तब्दीलियों के दरमियान इंसान के लिए बेहतरी के इम्कानात पैदा करना है। लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए माहौलियाती निज़ाम को काबू करके दुनिया भर में मसनूई ज़लज़ले, सैलाब और खुश्क साली पैदा कर रहा है। माजी में भी अमरीकी टेक्नोलॉजी पर कुदरती आफात पैदा करने के इल्ज़ामात लगते आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो खबरें हैं ये तुर्की के अंदर ज़लज़ले को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। तुर्की समेत कई ममालिक के ट्विटर पर गुज़श्ता रात से हार्प ट्रेंड कर रहा है और लाखों ट्वीट्स इस हैशटैग के हवाले से की जा चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि इस्तांबुल के साहिल पर लाए गए अमरीकी नेवी के जहाज़ में ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी और इसी के ज़रिए फॉल्ट लाइंस में तब्दीलियां करके मसनूई ज़लज़ला लाया गया। ये भी अफवाहें हैं कि अमेरिका और नेटो के साथ ताउन न करने की सज़ा दी गई है तुर्की को। नाज़रीन, सच क्या है, झूठ क्या है, अमरीकी टेक्नोलॉजी पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है, आज प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो इस पर आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हम कर रहे थे हार्प की, जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा बहुत वक्त तक। तुर्की और शाम को इस वक्त जो एक बड़ी कुदरती आफत का सामना है उसको लेकर ये हार्प है क्या। कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, कुछ हमने समझी हैं आपके लिए एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तुर्की और शाम में जहां जल्जले ने 17,000 से ज्यादा जानें ले ली हैं, शहर के शहर मलिया मेट कर दिए हैं, तो वहीं 7.8 की शिद्दत के शदीद तरीन जल्जले के बाद अफवाहों का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि तुर्की और शाम में आने वाला जल्जला अमरीकी खुफिया टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। तुर्की समेत दीगर कई ममालिक की ट्विटर पर गुज़श्ता रात से हार्प ट्रेंड कर रहा है और लाखों ट्वीट्स इस हैशटैग के हवाले से की जा चुकी हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि सारे सिलसिले के बाद तुर्की में ट्विटर की सरगर्मियों को भी महदूद कर दिया गया है। मुताबिद सोशल मीडिया सारिफीन तबसरा कर रहे हैं कि अमरीकी बहरी जहाज USS ने 3 फरवरी को इस्तांबुल में लंगर अंदाज होने के बाद तुर्की के नीचे मौजूद जल्जले की बड़ी फॉल्ट लाइनों पर सरगर्मियां शुरू की। इस बहरी जहाज से हार्प टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मसनूई जल्जला पैदा किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की को मगरब के साथ ताउन न करने की वजह से ये सजा दी गई है।
عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہارپ ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرولر ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ ہارپ ایک امریکی تحقیقی منصوبہ ہے جس کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی۔ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والا یہ پروجیکٹ 23 سے 35 ایکڑ رقبے پر لگائے گئے 180 ٹاورز اور اینٹوں پر مشتمل ہے، جس سے 3 بلین واٹ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس ریسرچ کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیاں پیدا کر کے اسے انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنے اور اس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے سمیت زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول شامل ہے۔ لیکن حالیہ سالوں میں جب بھی کوئی قدرتی آفت دنیا میں دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کی خبریں بھی ضرور سامنے آتی ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان میں تاریخی سیلاب کے بعد بھی یہ افواہیں تھیں کہ امریکہ کی ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں سیلاب لائیں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ماحولیاتی نظام کو حسب خواہش قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے دنیا میں کہیں بھی جگہ طوفان، بارش اور زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور امریکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے مفادات اور دنیا کی آبادی کی تناسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اس الزام سے سراسر انکار کرتا آیا ہے کہ اس تحقیقی پروجیکٹ کے حوالے سے سارا ڈیٹا عوام کے سامنے بھی لایا جاتا ہے، جبکہ اس قسم کی تحقیق بھی صرف امریکہ میں ہی نہیں ہو رہی، یورپ کے 5 ممالک سمیت روس بھی اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کا یہ دور جہاں ہمیں خبروں سے پل پل آگاہ رکھتا ہے، تو وہیں انفارمیشن کی اس ریس میں یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ جب تک مصدقی اطلاعات نہ ہوں تو کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ بالکل جی، ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم نے سوچا کہ آپ کی اور ہماری اپنی یہ مشکل جو ہے اس کو آسان بنایا جائے۔ ہم بھی ظاہر ہے بہت دنوں سے 6 تاریخ کے بعد سے اس ساری چیز کے بارے میں بہت زیادہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم نے اس پر رپورٹ بھی آپ کو دکھائی۔ بات کر رہے ہیں ہم پروفیسر عادل نصیر صاحب سے، جو کہ ماہر ارضیات ہیں اور CEO ہیں آل پاکستان جیو سائنٹسٹ ایسوسی ایشن کے۔ ویڈیو لنک پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ وقت نکال رہے ہیں میرے شو کے لیے۔ پروفیسر صاحب پہلے تو ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، تھوڑا عام فہم زبان میں چاہوں گی کس طرح سے یہ پاسبل ہے کہ ایک پروجیکٹ کہیں پر لگایا جائے، اس طرح کی ایک چیز کہیں پر لگائی جائے جیسے الاسکا کے اندر 1993 میں کیا گیا، اور اس کے ذریعے کہیں پر بھی یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں یہ پیدا کر کے یہ ویوز وہاں پر پہنچا کر اس جگہ کا موسم تبدیل کیا جا سکے، وہاں مصنوعی بارش برسائی جا سکے، وہاں پر مصنوعی برف باری کی جا سکے، کس طرح سے یہ ساری چیز کام کر رہی ہوتی ہے، یہ ہے کیا انفیکٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بیسک بتا دیتا ہوں کہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا۔ یہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام ہے امریکہ کا، جو کہ الاسکا میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا، اور اس پہ 2 رائے ہیں۔ کچھ اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 1991 یا 1993 میں سٹارٹ کیا گیا، اور کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ یہ پروجیکٹ امریکہ 1915 سے چل رہا تھا۔ اب اس میں 2 بیسک تھیریز ہیں۔ ایک تو جو ہم نے دیکھا کہ ویدر پیٹرن کو چینج کیا جا رہا ہے، کیونکہ موسمی تبدیلیاں اس سے رونما ہو رہی ہیں۔ اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اس پروجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے، اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جی بالکل، اس میں آرٹیفیشلی ہم جنگل میں آگ لگا سکتے ہیں۔ اس میں جو گلیشیئرز جو ہیں، جو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ کے اندر گلیشیئرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو گلیشیئر اس سے جو ہے نا وہ پگھل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو جہازوں میں، جب جہاز ہوا میں ہوتے ہیں اس میں ان کے انجن کے اندر آگ لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی اس حد تک اس کے اوپر کام ہوا ہے، کیونکہ ماڈرن ورلڈ کے اندر یو ایس کا جو انٹرنیشنل اسٹریٹجیز ہیں اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اوپر وہ رول کرے، تو اس کے لیے وہ ایسی ٹیکنالوجی جب اس ٹیکنالوجی کا آغاز کیا گیا ہوگا امریکہ کی جانب سے، تو ظاہر ہے اس نے اس کو اپنے ملک کے لیے ہی، اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد سامنے رکھ کے اس کا آغاز کیا ہوگا، نہ کہ دوسرے ممالک کے لیے۔ پھر یہ بتائیے گا کہ کیا اس کا استعمال بھی امریکہ کے اندر کبھی ہوا ہے؟ کیا کبھی وہاں کسی علاقے کے اندر مصنوعی بارش، یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہے؟ کہیں برف باری کی گئی ہو، موسم کہیں کا تبدیل کیا گیا ہو امریکہ کے اپنے اندر؟ جی یہ میں اس کو بتاتا ہوں۔ امریکن کا
बेसिक जो अमेरिकन पर्पस था इसको यूटिलाइज करने का, इस टेक्नोलॉजी को, वो ये था कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे मुल्क जो हैं वो एटॉमिक पावर उनके पास है, एटॉमिक पावर है वो, और एटमी जो कुव्वत है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अमेरिका को स्फीयर के अंदर अटैक ना कर सके। उनका बेसिक पर्पस इसमें ये था। सेकंड फिर उनका ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया के ऊपर वो रोल करें अपनी टेक्नोलॉजी की बेस पे, क्योंकि आगे जो वो जंग करने पहले जो जंगें होती थी वो वेपन से यूज करते थे, एटॉमिक बॉम्ब यूज करते थे। अब जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त, जैसे कि अब रिसेंट हमने एक देखा, पास्ट फ्यू इयर्स में हमने कोविड देखा, तो कोविड के ऊपर भी इस किस्म की डिफरेंट थीरीज थी कि कोविड एक जो वायरस है वो आर्टिफिशियली चाइना के अंदर जनरेट किया गया और ये चाइना ने जनरेट करके पूरी वर्ल्ड के अंदर इसको फैलाया है। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर यूएस के और चाइना, क्योंकि दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज में अब आते हैं, चाइना ने बहुत मेहनत करके अपना नाम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर शामिल किया, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अब उनकी एक दूसरे के साथ लड़ाई है। तो अमेरिका जो है उसने ये एक स्फीयर क्रिएट करने के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए ताकि वो फ्यूचर में रोल कर सके वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, और ये जो कहा जा रहा है कि तुर्की के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है, कितना सच है कितना झूठ है, या ज़ाहिर है इसका तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये अलास्का के अंदर मौजूद हो और तुर्की से जितना इसका फासला है वहाँ तक ये वेव्स जो हैं, मैग्नेटिक वेव्स जो हैं, ये काम कर सकें, वहाँ इतनी तबाही मचा सकें 24 आवर्स के अंदर, मोर देन 350 जो हैं वो ज़लज़ले के झटके और इतनी शिद्दत के झटके महसूस किए जा सकें, ये सब पॉसिबल है? जी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एयर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और उसकी आयोनोस्फीयर के अंदर ये वेव्स दाखिल होती हैं। अब जो अर्थक्वेक है वो एक डिफरेंट फिनोमिना है, अर्थक्वेक को हम कंपेयर नहीं कर सकते इस टेक्नोलॉजी के साथ। रिसेंट एक साइंटिस्ट ने जिसने ट्वीट भी किया कि इस मैग्नीट्यूड का अप्रॉक्सीमेटली अर्थक्वेक इस रीजन में आएगा, तो ये एक कोइंसिडेंस था, एक बाय चांस था। इसी तरह वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसी किस्म का अर्थक्वेक पाकिस्तान और इस रीजन में आएगा, जो कि नियर अबाउट 15 to 23 फरवरी कर रहे हैं। तो ये इस किस्म का कोई ना ऐसी रिसर्च है, ना इसको साइंटिफिकली हम ऐसी कोई चीज है, ना कोई ऐसी मेथोडोलॉजी है जिससे हम ये साबित कर सकें कि इतने मैग्नीट्यूड का या इतनी डेप्थ का अर्थक्वेक फ्यूचर में इस रीजन के अंदर आ सकता है। अच्छा, लेकिन ये पता किया जा सकता है, जैसे अभी तुर्की में चूंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वहाँ कुछ ऐसे माहिरीन या दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ऐसे माहिरीन जो ये बता सकें कि आया ये जो ज़लज़ला आया है ये हार्प टेक्नोलॉजी ही की वजह से वहाँ पर पैदा किया गया था? क्योंकि उससे पहले जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रहे हैं तुर्की से सामने सोशल मीडिया के ज़रिए, उन पे वहाँ पर एक बिल्कुल रेड कलर का एक बादल का टुकड़ा भी देखा गया था, बहुत तेज़ हवाएँ भी थीं, बहुत एकदम से बारिश भी होने लग गई थी, और वो जहाँ जो बर्फ़ लोग वहाँ पर ज़मीन से उठा रहे हैं उसको जब वो अपनी हथेली पर लेकर उसको रब करते हैं तो वो मेल्ट होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो किसी तौर इसको साबित किया जा सकता है कि ये हुआ या ये नहीं हुआ, ऐसी टेक्नोलॉजी है? नहीं, ऐसा इस रीजन के अंदर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसके अंदर हम जिससे एनालिसिस कर सकें कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी इस टेक्नोलॉजी की वजह से होती है। ये बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है। सुनामी वेव्स भी आती हैं, अर्थक्वेक जो पानी के अंदर हैं वो उनको हम सुनामी वेव्स कहते हैं, और जो लैंड के ऊपर हैं वो अर्थक्वेक वेव्स हैं। तो ये बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक का एक फिनोमिना है कि एक एनर्जी जमीन के नीचे क्रिएट होती है, उस स्ट्रेस में रिलीज होना होता है। जैसे कि जो टर्की है उसके अंदर जो हम उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स देखें तो उसमें अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोशियन प्लेट और एनातोलियन प्लेट जो टर्की के अंदर है, इन प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये जो बाउंड है, ये एरिया, उस टेक्टोनिक में उस एरिया में एनर्जी अकोमोडेट हुई है, उस एनर्जी ने रिलीज होना था, उसके रिजल्ट में ये साइस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं जिनको हम अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल नसीर साहब। आपसे मैं जानने को मिला कि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं है, ख़ास तौर पर हमारे इस रीजन के अंदर जो ये मालूम कर सके कि इसमें हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है
या नहीं हुई है। तो अगर तुर्की की हुकूमत इस सारे मामले को संजीदा लेती भी है, पता कराने की कोशिश भी करती है, तो आपने फरमाया कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अवेट हमें करना होगा कि अब इस पर किया क्या जाता है। ऐसी सारी अफवाहों को तुर्की की हुकूमत संजीदगी से लेती भी है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जैसे आप सुनामी का जिक्र कर रहे थे, इस तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। हमने लाजमी समझा, ज़रूरी समझा कि हम इस पर ज़रूर बात कर रहे हो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल नसीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, एक बात तो कन्फर्म हो गई है हार्प के टॉपिक पर बात करने से कि बहुत सारे इलाकों में जैसे कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पे साइंटिस्ट ने तजुर्बात किए हैं, मसनूई बारिशें की जा सकती हैं, मौसम को तब्दील किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अच्छा जी, साइंस की तरक्की पर तो हमने बात की और ख़ासतौर पर इस टेक्नोलॉजी पर हमने बात की जिस पर सोशल मीडिया पर हमें बहुत ज़्यादा तबसरे दिखाई दिए। अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और ये जो तस्वीर है इसमें अभी आप देखेंगे कि दो अहम शख्सियात के दरमियान तारीखी मुसाफा हुआ है। जी हाँ, हैंडशेक हुआ है। और मैं कोशिश करूँगी अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँ, कामरान साहब, अरसलान साहब, अगर आप चला सकें प्लीज़ वो पिक्चर जिसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ। ये वो पिक्चर है जी। एक जानिब आप देख सकते हैं बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ऋषि सुनाक, और दूसरी जानिब आप यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की या व्लादिमीर को देख सकते हैं। और बरतानिया का लड़ाका तैयारा भेजने का जो मंसूबा है वो इस मुसाफे के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ जंग में लड़ाका तैयारे, ये जो मुसाफा है, ये जो आपस में होने वाली गुफ्तगू है, ये जो खुशगवार मूड है, ये दिला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं मनाज़िर यूक्रेनी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान होने वाले गर्मजोश मुसाफे के, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद बरतानिया के पहले दौरे पर किया गया है। और ये जो दोनों ममालिक हैं, इनके दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के एक सबूत के तौर पर इस दौरे को, इस मुलाकात को देखा जा रहा है। नाज़रीन, बरतानिया अमेरिका के बाद यूक्रेन की सबसे ज़्यादा अस्करी इमदाद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन गुज़श्ता एक बरस के दौरान यूक्रेन को 2 बिलियन पाउंड से ज़्यादा मालियत के हथियार और साजो सामान भी बरतानिया फराहम कर चुका है। और अब लगता ऐसा है कि बरतानिया रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को जदीद लड़ाका तैयारे भी दे सकता है। यूक्रेन जंग में बरतानिया की जानिब से लड़ाका तैयारे मिलने से कीव हुकूमत को कितनी मदद और रूस को कितना नुकसान पहुँचेगा, कितने जेट्स दिए जा सकते हैं और कब तक ये जेट्स दिए जा सकते हैं, इससे मुतालिक बरतानवी हुकूमत की जानिब से कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं। अलबत्ता यूक्रेनी सदर के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में ऋषि सुनाक ने ये ज़रूर कहा था कि बरतानिया यूक्रेनी पायलट्स को नेटो के मयारी लड़ाका तैयारों की तरबियत भी देगा। तो अगर तरबियत दी जा रही होगी तो वो तैयारे कौन से हैं, वो भी तो फराहम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर से बरतानिया ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के साथ भी हमें ताल्लुकात बढ़ाते दिखाई देते हैं। अमेरिका से वो बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनकी और ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान के लिहाज से मदद की जानी चाहिए। भी सारा मैटर क्या है, ये मुसाफा, ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है, और ये जो तैयारे हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ये यूक्रेन हासिल कर लेता है तो उसे रशिया के ख़िलाफ़ ये जंग जीतने में मदद मिल सकती है। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ लड़ने के लिए फाइटर तैयारों की डिमांड लेकर यूरोप पहुंचे। यूरोपीय मुल्कों के दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले लंदन में पड़ाव डाला, जहां बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक और किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उनका ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने ऐलान किया है कि बरतानिया यूक्रेनी पायलटों को नीटो के मियारी लड़ाका तैयारों की तरबियत देगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने लंदन और दीगर मगरबी इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो जंगी तैयारे यूक्रेन भेजें ताकि रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन की फतह को यकीनी बनाया जा सके। यूक्रेनी सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने कहा कि जदीद लड़ाका तैयारे फराहम करने के काबिल होने का पहला कदम ऐसे फौजियों या पायलट्स को तैयार करना है जो उन्हें इस्तेमाल करने के काबिल हों। ये एक ऐसा अमल है जिसमें कुछ वक्त लगता है और हमने आज इस काम को शुरू किया है। When it comes to fighter combat aircraft, of course, they are part of the conversation. Indeed, we've been discussing that today and have been previously, and that's why we've announced today that we will be training Ukrainian Air Force on NATO standard
platforms. खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि अभी तक 10,000 से जायद यूक्रेनी फौजियों को बरतानवी अड्डों पर तरबियत फराहम की जा चुकी है ताकि वो लड़ाका तैयारों को उड़ा सकें। दर्जनों यूक्रेनी फौजियों को चैलेंजर 2 टैंकों की तरबियत भी फराहम की गई है, जो बरतानिया यूक्रेन को जल्द ही फराहम करने वाला है। सदर जेलेंस्की ने बर्मिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से भी मुलाकात की। इस मौके पर शहजादा चार्ल्स का कहना था कि हम सब आपके बारे में फिक्रमंद हैं और आपके मुल्क के बारे में इतने अरसे से सोच रहे हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। बरतानिया अमेरिका के बाद यूक्रेन की अस्करी मदद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। गुज़िश्ता एक बरस के दौरान यूक्रेन को 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा मालियत के हथियार और साजो सामान फराहम कर चुका है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर जेलेंस्की लंदन के दौरे के बाद पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से मुलाकात की। सदर जेलेंस्की ने कहा कि दोनों इत्तेहादी गेम चेंजर बनने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन को जितनी जल्दी तवील फासले तक मार करने वाले भारी हथियार और पायलटों को जितने जदीद तैयारे मिलेंगे, वो उतनी ही जल्दी इस रूसी जारिहत को खत्म कर देंगे। जर्मन चांसलर शोल्स ने जेलेंस्की को इत्तेहादियों की मुस्तकिल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि 1 साल कबल शुरू होने वाले रूसी हमले के बाद से जर्मनी और इसके शराकतदारों ने यूक्रेन की माली और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद के साथ साथ हथियारों की फराहमी जारी रखी है। जब तक जरूरी हो हम ऐसा करते रहेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात में इस अज़्म का इयादा किया कि फ्रांस मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, पेरिस को हथियार पहुंचाने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। रूस को जंग जीतने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। दूसरी जानिब रूस की सरकारी खबर रसाई एजेंसी टॉस ने रिपोर्ट किया कि बरतानिया में रूस के सिफारत खाने ने बरतानवी हुकूमत को यूक्रेन को लड़ाका तैयारे भेजने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। आलमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीका यूक्रेन की सबसे ज्यादा इमदाद और तैयारों समेत असलहा फराहम करने वाला मुल्क है, लेकिन यूक्रेन के बार बार इसरार के बावजूद अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादी F-16 लड़ाका तैयारे देने से इनकार कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अमरीका समझता है कि F-16 पर से पाबंदी खत्म करने से रूस के साथ तनाज़ा बढ़ सकता है, जिसके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। एहसान खान साहब मौजूद हैं जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं सारे मामले पर। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। थोड़ा सा आपको अपना फ्रेम सेट करना पड़ेगा, अगर आप हेडरूम थोड़ा दे सकें जी, अभी थोड़ा बेहतर है। अच्छा, वैसे आप बहुत डार्क हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खैर सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा एहसान साहब कि यूक्रेन बार बार इसरार करता रहा, अमेरिका से इल्तिजा करता रहा कि आप हमें F-16 तैयारे दे दीजिए। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। फिर अब ये बरतानिया के पास कौन से तैयारे हैं जिसके मिलने की उम्मीद दिखाई देती है इस वक्त यूक्रेन को? असल में बुनियादी तौर पे यूरोप और अमेरिका जो है वो उस जंग में 1 साल पहले उस तरह से नहीं कूदना चाहते थे कि वो देखना ये चाह रहे थे कि रूस कहाँ तक जाता है। और जब रूस बहुत हद तक आगे चला गया है, क्योंकि उन लोगों का रिस्पॉन्स इस अंदाज में था कि वो इसको स्ट्रेटेजिकली और सिस्टमेटिकली डील करना चाहते थे, तो उन्होंने उस तरह से उस वक्त ये रिस्पॉन्स नहीं दिया। शुरू में अगर आपको एहसास होगा तो सब लोग ये समझ रहे थे कि यूक्रेन इस जंग में तो आ गया, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप कहाँ है। तो सब लोग यही समझते हैं कि शायद यूरोप और अमेरिका उनके साथ नहीं है। लेकिन अब 1 साल बाद आपको ये समझ आ रहा है या आपको पता लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप जो है, चूंकि अमेरिका तमाम मामलात के अंदर इनडायरेक्टली आता है और डायरेक्टली कहीं पे आता है और कहीं नहीं, तो यूरोप इस वक्त सबसे आगे फ्रंट लाइन पे है और यूरोप जो है वो यूक्रेन को हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहता है। और जिस किस्म की भी वो जंगी मदद की ज़रूरत है यूक्रेन को, वो बराबर फराहम हो रही है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ से फराहम हो रही हो या बराह रास्त हो रही हो। लेकिन इस वक्त यूरोप इस जंग के अंदर यूक्रेन के साथ भरपूर उनके साथ खड़ा है और वो ये जंग लड़ रहे हैं। और रूस को एक ऐसी जंग के अंदर वो फंसाना चाहते हैं कि जहां से रूस इसके बाद किसी और इस किस्म की जंग की कोशिश ना कर सके। अच्छा,
अच्छा, ये जो ज़ेलेंस्की की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा जंगी सामान जो है, दिफाई सामान जो है उनको फराहम कर दिया जाएगा, उतनी जल्दी वो रशिया को शिकस्त दे सकते हैं। आपको लगता है कि वाक़तन ऐसा है, सिर्फ दिफाई सामान नहीं है उस तरह का ज़ेलेंस्की के पास, यूक्रेन के पास, इसलिए वो शिकस्त नहीं दे पा रहा है रशिया को? और फ़र्ज़ करें अगर उसे ये सारा सामान दे दिया जाता है, F-16 अमेरिका भी दे देता है, ये तैयारे बरतानिया भी दे देता है, असलहा और दिफाई सामान उसको और दे दिया जाता है, मुमकिन होगा उसके लिए रशिया को शिकस्त देना? असल में बुनियादी तौर पे उनका मकसद तो रशिया को शिकस्त देना नहीं है, अपना दिफा है। और वो अपनी दिफा के हक में यूरोप से मुतालबा ये कर रहा है कि हमें मदद फराहम की जाए, चूँकि ये मामला शुरू हुआ था नेटो मेंबर बनने से, और नेटो इत्तेहादी बनने से रूस को एक बुनियादी एतराज़ था, और रूस को ये था कि मेरे बॉर्डर के ऊपर आके नेटो बैठ जाएगा। तो बुनियादी तौर पे ये वो अपनी दिफा की बात कर रहे हैं, वो रूस को शिकस्त नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो इन्वेडर नहीं है। इस वक्त इन्वेडर जो है वो रूस है। तो अब चूंकि ये यूरोप जो है वो उन्होंने बाकायदा इनकी यूक्रेन के साथ ये बात की थी, और यूरोप ही की तरफ से यूक्रेन के साथ ये मामला था कि वो नेटो मेंबर बने, यूरोपियन यूनियन के अंदर आए। तो अब यूरोप की तो ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। तो जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, वो अपनी डिफेंस की एक बात कर रहे हैं, वो रूस को शिकस्त देने की उनकी कोई ऐसी वो एम्बिशन नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि कोई आपके मुल्क में आकर बैठ जाता है और वो आपके ऊपर हमला करता है, और आपके साथ वो आपके पूरे मुल्क को कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उसके मुकाबले में तो आप सारी दुनिया से हर किस्म की मुमकिना इमदाद की तवक्को रखेंगे, और इनके साथ हो भी रही है और ये मजीद तवक्को रख रहे हैं। तो फिर ये हो रही है अगर इमदाद, तो वजह क्या है कि वो इलाके जिन्हें रशिया अपने अंदर जम कर चुका है, उन इलाकों तक को तो वापस नहीं ले पा रहा है यूक्रेन, इसकी वजह क्या है? सारा का सारा मलबा जो है वो इस बात पर डाल देना चाहिए कि अमेरिका और जो दूसरे इत्तेहादी हैं, यूरोपीय इत्तेहादी हैं, वो उस तरह से असलहा फराहम नहीं कर रहे हैं, या अपनी भी कोई ना कोई कोताहियाँ हैं ज़ेलेंस्की की जानिब से? देखिए, हिस्टोरिकली यूक्रेन में 3-4 इलाके ऐसे हैं जो कि तारीखी तौर पे रूस का हिस्सा रहे हैं। उन इलाकों के अंदर रूसी ज़ुबान बोली जाती है। तो रूस जो है वो उन इलाकों को कैप्चर कर चुका है, और उस पर चूंकि मकामी आबादी भी रूस के साथ उनके साथ वो ताउन कर रही है, तो वहाँ से तो उनको इन मामलात में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन जो यूक्रेन का बुनियादी उनके जो बेसिक जहाँ पे वो उनका मेन स्टेट है, मेन लैंड है, ये तारीखी तौर पे रूस के साथ वो एक किस्म के तसादुम में रहा है, उसकी दिफा की ये कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश करना इनका हक है, और जाहिर बात है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि जब यूक्रेन के अंदर ये लड़ाई शुरू हुई है, तो यूक्रेन के लोग जो है वो नेशनलिस्ट एक अप्रोच में, पेट्रियोटिज्म में, खुद हर आदमी उस जंग के लिए आगे आया है। लेकिन हमने रूस से एक बड़े पैमाने पे नकल पैमानी देखी है, और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ लेके गए हैं। तो एक बात तो समझ आ रही है कि रूस के लोग इस जंग को किस तरह से देख रहे हैं, और यूक्रेन के मकामी लोग कैसे देख रहे हैं। यूक्रेन के मकामी लोग जो है इस जंग में अब पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी मुल्क का दिफा हो, और उनका मुल्क जो है वो किसी और तरफ का कोई हिस्सा ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो बरतानिया की जानिब से अब एक नई खेप दी जा सकती है जदीद जेट्स की, जंगी तैयारों की, यूक्रेन को, उस पर बात कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, कुछ और ख़बरें चूँकि हमें शामिल करनी है, तो अब मैं बात कर रही हूँगी बरतानिया और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया की। आप जानते हैं कि इन दोनों ममालिक के बाद, यानी पहले बरतानिया था, फिर अमेरिका था, अब ऑस्ट्रेलिया भी चीनी कंपनियों के बनाए गए कैमरों के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होता दिखाई देता है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के जो सरकारी दफातर हैं, जो नेशनल बिल्डिंग्स हैं, उन समेत कई अहम मकामात पर चीनी कंपनी के
913 के करीब कैमरे नस्ब हैं। इन कैमरास को हटाने के लिए अब ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत हिकमत अमली बनाती दिखाई देती है। मौक़िफ़ यह है वहाँ की हुकूमत का कि ये कैमरे जो हैं ये जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, हो नहीं रहे हैं, हो सकते हैं, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुनिया भर में नाज़रीन जब हम बात करते हैं चाइना की, तो हम जानते हैं कि चीनी कंपनीज़ की मसनूआत जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका और बरतानिया ख़ुद चीनी कंपनीज़ के कैमरे 5G टेक्नोलॉजी समेत दीगर जदीद तनसीबात का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब हालात हम देख रहे हैं कि इस हवाले से बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। चीन का दुनिया में असर रसूख बढ़ रहा है और चीन सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर में तिजारत, टेक्नोलॉजी के मुआहदे कर रहा है, बेहतर ताल्लुकात बना रहा है, जिससे अमेरिका को अपनी सुपर पावर के टाइटल के छिन जाने के खदशात बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में 2021 में बाकायदा कानून लाकर चीनी टेक्नोलॉजी को नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो आपको बताएं कि पहले भी अपने मगरबी इत्तेहादियों के दबाव में 4 साल तक चीन के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब रहे थे। अभी कल या परसों मैंने इसी शो में आपसे खबर शेयर की थी कि अब ऑस्ट्रेलिया इन ताल्लुकात को कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पर अभी भी दबाव है कि चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ ले। ऑस्ट्रेलिया ने किन वजूहात पर चीनी टेक्नोलॉजी पर पाबंदियाँ लगाई हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल वार मेमोरियल समेत दीगर मकामात पर लगाए गए चीनी साख्ता कैमरों को हटाने का फैसला कर लिया है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि ये कैमरे जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि कम अज कम 913 चीनी साख्ता कैमरे 250 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई सरकारी इमारतों में नस्ब हैं, जिनमें दिफा, खारजा उमूर, मालियात और अटारनी जनरल के महकमे शामिल हैं। जबकि नेशनल वार मेमोरियल में भी चीनी कंपनियों के तैयार किए गए कई कैमरे नस्ब हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत रवां साल के वस्त तक हटाए जाने की हिकमत अमली बना रही है। ऑपोजिशन सेनेटर जेम्स पैटरसन ने कहा कि वो तमाम हुकूमती महकमों और इदारों का ऑडिट कर रहे हैं ताकि निगरानी के लिए चीन की तैयार करदा डिवाइसेस का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दिफा रिचर्ड माल्स का कहना है कि ये एक अहम चीज है जो हमारी तवज्जो में लाई गई है और हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। वजारत की इमारतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए चीनी साख्ता कैमरे हटा दिए जाएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की लिबरल पार्टी की साइबर सिक्योरिटी की तर्जमान जेम्स पैटरसन के मुताबिक उन्होंने 6 माह पहले इस ऑडिट का आगाज उस वक्त किया था जब महकमा दाखिला ये बताने से कासिर था कि चीनी साख्ता कितने कैमरे, कंट्रोल सिस्टम और इंटरकॉम ऑस्ट्रेलिया की सरकारी इमारतों में नस्ब थे। उन्होंने इतराफ किया कि हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं जिससे पता चल सके कि ऐसी हसास मालूमात या तस्वीर जो ऑस्ट्रेलिया के शहरियों की मफादात के खिलाफ हैं, किस हद तक चीन को वापस भेजी जा रही हैं। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कैमरों को हटाने पर चीन क्या रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकता है। हम अपने कौमी मफाद के मुताबिक काम करते हैं और मुल्क की सलामती की खातिर हर कदम उठाते रहेंगे। दूसरी जानिब चीनी कंपनी की जानिब से ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के खतरात और जासूसी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। कंपनी तर्जमान ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि उनकी तमाम मसनूआत मुल्क के कवानीन और जवाबित के मुताबिक हैं, सख्त हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक बनाई जाती हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने इस मामले पर सख्त जवाब देने से गुरेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया पर जोर दिया कि वो चीनी कंपनियों के लिए मुनसिफाना माहौल फराहम करे। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 2018 में चीनी टेलीकॉम कंपनी को अपने मुल्क में होने वाली 5G नेटवर्क की बोली में शिरकत से रोक दिया था। इस फैसले में भी साइबर सिक्योरिटी को ही जवाब बनाया गया था। इससे पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में बरतानिया के बाद अमरीका ने भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चीनी टेक कंपनियों की मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये फैसला अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से बीजिंग की मुमकिन जासूसी के बारे में उठाए गए खदशात और कांग्रेस की जानिब से 2021 में मंजूर करदा एक कानून के बाद किया गया था। प्रोग्राम में रुख कर रहे हैं जी बरआज़म अफ्रीका का, जहां का मुल्क है कॉन्गो, जहां तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन जो है
وہ عام شہریوں کی حفاظت کی بجائے اپنی ہی ہلاکتوں کا زیادہ سبب بن رہے ہیں۔ ادارے کے جو پیس کیپرز ہیں ان کے قافلے نے کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس سے 8 عام شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادارے کا کہنا یہ ہے کہ وہ سپلائی مشن مکمل کر کے واپس لوٹ رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا اور 4 ٹرک چلائے گئے۔ حملہ آوروں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے فائر کیے، جو کہ بدقسمتی سے جو قریب بے گھر آبادی کے عام شہری تھے ان کو لگ گئے۔ ناظرین، اس فائرنگ سے 28 دیگر شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کانگو کئی دہائیوں سے بدامنی کا شکار ہے اور 120 مسلح گروپ اس ملک میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ 1999 کی ہم بات کریں گے یہاں، جب پہلی بار اقوام متحدہ نے اپنے سب سے بڑے مشن میں سے یہاں ایک کو تعینات کیا۔ 16,000 اہلکار اس ملک میں موجود ہیں، لیکن 2 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ملک کی صورتحال جو ہے وہ میں مزید خراب ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے یہ بہت سارے لوگوں پر، بہت سارے ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں عام شہریوں پر حملے کیے جاتے ہیں، خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہاں جو امن مشن موجود ہیں یہ سارے الزامات انہیں پہ لگتے ہیں۔ حالیہ مہینوں کی اگر ہم بات کریں، گزشتہ کچھ عرصے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اس ملک کے اندر امن مشن کو نکالنے کے لیے مظاہرے بھی کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال کانگو کے کئی شہروں میں UN کے دفاتر کے باہر پرتشدد مظاہرے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کانگو کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ مشن ملک چھوڑ دے، لیکن حکومت ایسا کرتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کانگو میں اقوام متحدہ کیوں صورتحال کو قابو نہیں کر پا رہی ہے؟ کیوں یہاں جب عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ امن مشن یا اس کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے ہیں، تو یہ مطالبہ مانا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ رپورٹ میں جانتے ہیں۔ افریقی ملک کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن کی فائرنگ سے 8 شہری ہلاک جبکہ 28 زخمی ہو گئے۔ کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن نے بیان میں کہا کہ ادارے کا قافلہ شمالی صوبے کیویو کا دارالحکومت گوما میں سپلائی مشن سے واپس آ رہا تھا کہ حملہ آوروں نے قافلے کے 4 ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ گورنر کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل کانسٹینٹ ندیما نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے امن دستوں نے اپنے سپلائی قافلے پر حملے کے جواب میں انتباہی فائرنگ کی، جس کے باعث بدقسمتی سے عام شہری ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مشن کے سیکیورٹی انچارج نے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو گزشتہ کئی دہائیوں سے بدامنی کا شکار ہے۔ اس ملک میں 120 کے قریب مسلح گروپس سرگرم ہیں، جس میں M23 باغی بھی شامل ہیں۔ اس گروپ نے نومبر 2021 میں دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی۔ گزشتہ جولائی میں انگولا میں امن روڈ میپ اور نومبر میں مشرقی افریقی کمیونٹی فورس کی تعیناتی کے باوجود ملک کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ عوام کی جان مال کچھ محفوظ نہیں، خواتین کا اغوا اور جنسی زیادتیاں عام ہیں۔ ملک کی معدنیات کے اہم ذخائر والے مقامات پر مختلف تنظیموں کا قبضہ ہے۔ ان گروپس کی دہشت کی وجہ سے اس ملک کی 55 لاکھ آبادی نقل مکانی کر چکی ہے۔ کسی بھی افریقی ملک سے نقل مکانی کرنے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس بدامنی کے خاتمے اور ملک سے شدت پسندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے 1999 میں مونوسکو نامی مشن پہلی بار تعینات کیا تھا۔ مونوسکو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے مشنوں میں سے ایک ہے۔ اس امن دستے میں 16,000 اہلکار تعینات ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے کانگو میں تعیناتی کے باوجود اس ملک کی حالت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ کانگو کے شہریوں کا الزام ہے کہ وہ مشرقی کانگو میں سرگرم درجنوں مسلح گروپوں سے نمٹنے میں ناکام رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، شہری امن دستوں پر طاقت کے ناجائز استعمال اور عام شہریوں کو مارنے کا بھی الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔ امن دستوں پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے بھی کئی الزامات لگ چکے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں مسلح گروپوں کی جانب سے امن دستوں کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں امن دستوں کے خلاف عوامی مظاہروں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں مظاہرین نے امن فوجیوں کی روانگی کا مطالبہ کرنے کے لیے گوما، بوٹیمبو، بینی اور دیگر قصبوں میں مونوسکو کے دفاتر پر دھاوا بول دیا تھا۔ حکام کے مطابق ان مظاہروں میں اقوام متحدہ کے 4 اہلکاروں سمیت کم از کم 36 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری طرف ملک میں عدم استحکام بھوک کا بحران بھی پیدا کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ملک کے شمال مشرقی علاقے کی آبادی کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے عالمی برادری سے $627 ملین سے زیادہ مالی وسائل فراہم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ اس سال اہم امدادی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, इनफैक्ट मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की हुकूक की कारकुन महबूबा सिराज और इंसानी हुकूक की एक ईरानी कारकुन नरगिस मोहम्मदी को मुश्तरका तौर पर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। महबूबा सिराज इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम हैं और दुनिया और अफगानिस्तान के अवाम से तालिबान के साथ बातचीत पर जोर देती हैं। उनके साथ नामजद होने वाली नरगिस मोहम्मदी एक सरकर्दा ईरानी इंसानी हुकूक की कारकुन और सहाफ़ी हैं, जिन्होंने ख़वातीन की हुकूक और सजाए मौत के खात्मे के लिए मुहिम चलाई है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी सिंगर उरूज आफ्ताब ने दुनियाई मूसीकी के आला तरीन ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। वो ग्रैमी अवार्ड में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई हैं। सन 2023 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए उरूज आफ्ताब को दूसरी मर्तबा नामजद भी किया गया था, लेकिन वो इस बार अवार्ड हासिल करने में नाकाम रही। इससे पहले गुज़िश्ता साल उरूज के गाने मोहब्बत के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, जिसके साथ ही उरूज आफ्ताब दुनियाई मूसीकी का सबसे बड़ा अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई थीं। ताइवान में कमरी साल के जश्न के इख्तिताम के मौके पर रिवायती जोड़ों की रेस का इनकाद हुआ। हर साल कमरी साल पर खेले जाने वाला ये एक कदीम खेल है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को कमर पर बिठाकर शादी की तकरीब में लेकर जाते हैं। रवां साल बारिश और फिसलन के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने रेस में हिस्सा लिया। आवाम का कहना है कि ये रिवायती खेल आगे भी जारी रहने चाहिए ताकि लोग अपनी सकाफत से जुड़े रहें। वालिद को मोबाइल देना महंगा पड़ गया। अमेरिका में एक बच्चे ने अपने गेम खेलने के लिए अपने वालिद का फोन लिया और 2.5 लाख का खाना ऑर्डर कर दिया। रियासत मिशिगन में रिहाइश पजीर कीट स्टोन हाउस को उस वक्त हैरत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने घर के पोर्च में फूड डिलीवरी करने वाले राइडर को आते जाते देखा। तहकीक करने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनके 6 साला बेटे ने पिज्जा, बर्गर, फ्राइज समेत न जाने क्या कुछ ऑर्डर पर मंगवा लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले कुत्ते को दुनिया का उम्र रसीदा कुत्ता करार दे दिया। बॉबी नामी इस कुत्ते की उम्र 30 साल और 266 दिन है। बॉबी की उम्र की तस्दीक पुर्तगाली पालतू जानवरों के डेटाबेस से करा ली गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कहना था कि बॉबी न सिर्फ दुनिया का मौजूदा उम्र रसीदा कुत्ता है, बल्कि उसने 1 सदी पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे कबल दुनिया के उम्र रसीदा तरीन कुत्ते की उम्र 29 साल 5 माह थी, जो कि 1910 से 1939 के दरमियान दुनिया में मौजूद था।